हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम बाबू सर संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपना जो चैप्टर चल रहा है 10th क्लास का मानव तंत्र, इस मानव तंत्र में मैंने मनुष्य का पाचन तंत्र कराया, मनुष्य का श्वसन तंत्र कराया, मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र कराया। इसके बाद में अगला जो टॉपिक शुरू कराने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन कहां किसे जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, उत्सर्जन का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा या किसी जीव के द्वारा जितने भी अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया। हम लोग जिन किन्हीं पदार्थों का उपयोग करते हैं खान पान के, उनको खाने पीने के उपरांत हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ जो बनते हैं, उनको शरीर द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिनका कोई उपयोग नहीं होता। उत्सर्जन कहा जाता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं परिभाषा, उत्सर्जन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है उत्सर्जन तंत्र। डियर स्टूडेंट्स, उत्सर्जन तंत्र वो तंत्र होता है जिसमें मानव के या किसी भी जीव के द्वारा जो उत्सर्जन तंत्र में भाग लेने वाले या क्रिया करने वाले जो अंग होते हैं पूर्ण रूप में, वो उत्सर्जन तंत्र की भूमिका निभाते हैं। अर्थात परिभाषित रूप में अगर कहा जाए तो उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है, ये प्रश्न बनता है। इसका आंसर सीधा सा ये होता है कि उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर उत्सर्जन में जैसे पसीने का भी शरीर के द्वारा उत्सर्जन होता है, ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जीवों के द्वारा। मलमूत्र का भी उत्सर्जन होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्टों का भी उत्सर्जन होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्टों का भी उत्सर्जन होता है। उनके अलावा बिलिरुबिन, ये रुधिर में पाई जाने वाली प्रक्रिया होती है बिलिरुबिन, इसका भी उत्सर्जन किया जाता है। तो जीवों में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जित किए जाते हैं और उन पदार्थों को उत्सर्जित करने वाले अंग भी विभिन्न होते हैं। लेकिन बात की जाए मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थों की, जीवों के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ, अपशिष्ट जिनका कोई उपयोग नहीं होता हो, तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थों के अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपशिष्ट है अमोनोटैलिक, यानी कि अमोनोटैलिक जो होते हैं, जैसा इसका नाम है अमोनोटैलिक, अर्थात अमोनो क्या है? अमोनिया। अमोनो से क्या बना है? अमोनिया। तो ऐसे जीव जो उत्सर्जन के दौरान नाइट्रोजनी अपशिष्ट में ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमोनोटैलिक कहलाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए, इसके अमोनिया को उत्सर्जन करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अब अत्यधिक जल किन जीवों के लिए मिलता है पर्याप्त मात्रा में? तो वो मिलता है मछलियां, ये जल में रहती हैं, उभयचर और जलीय जीव, ये तीनों क्या हैं? इनके लिए अत्यधिक मात्रा में जल होता है। तो ये जीव कैसे हैं? अमोनोटैलिक हैं। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। इनमें अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अत्यधिक किसकी आवश्यकता होती है डियर स्टूडेंट्स? जल की। तो अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अत्यधिक मात्रा में जल किनके लिए मिलता है? तो मछलियां हैं, ये जल में रहती हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में जल है। उभयचर, ये शब्द जो है उभयचर, उभयचर का मतलब होता है उभय यानी दोनों, उभय का हिंदी अर्थ होता है दोनों, और दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे? जो जल में भी रहते हो और थल पे भी रहते हो, जल और थल दोनों में पाए
जल में भी रह सकते हैं और थल पे भी रह सकते हैं, उनको उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया वर्ग होता है। और उभयचर जो जीव होते हैं इनमें उदाहरण के तौर पर जैसे मेंढक, मगरमच्छ, ये जल में भी रह सकते हैं, थल पे भी रह सकते हैं। तो उभयचर जो जीव होते हैं ये अमोनोटेलिक कहलाते हैं। इनके बाद में तीसरा है, इसमें एक और एग्जांपल लिखा है मेरे डियर स्टूडेंट, जलीय जीव। तो जल में रहने वाले, तो उदाहरण सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अमोनोटेलिक, ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। और अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर मछलियां, उभयचर और जलीय जीव। दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है यूरियोटेलिक। यहां पे भी हम शब्द से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, यूरियोटेलिक। यहां पे किसका हो रहा है, यूरियो यानी यूरिया। तो ऐसे जीव जो उत्सर्जन क्रिया में यूरिया का उत्सर्जन करते हो, ऐसे जीव जो उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ये जीव कोशिकाओं के द्वारा जो उत्सर्जित अमोनिया होती है, हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एब्जॉर्ब करती हैं। ये कोशिकाएं जो होती है, ये जीव कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया जो होता है, कोशिका अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। इस अमोनिया का उत्सर्जन करने के बाद में ये यकृत जो होता है शरीर में, यकृत यानी कि लिवर, यकृत जो होता है ये यूरिया में इसको परिवर्तित कर देता है। किसको परिवर्तित कर देता है, अमोनिया का परिवर्तन। अमोनिया का परिवर्तन किसमें हो जाता है, यूरिया में। कौन कहां से मिल रहा है अमोनिया, कोशिकाओं से। और कौन बदल रहा है इसको, यकृत बदल रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ये जीव जो होते हैं ये कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया का, कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया का यकृत के द्वारा यूरिया में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। और इनमें इसका जो निस्पंदन करने का जो कार्य होता है, निस्पंदन का मतलब होता है फिल्टर करना, और हमारे शरीर के अंतर्गत जो फिल्ट्रेशन अंग का जो कार्य करता है डियर स्टूडेंट्स, वो करता है किडनी यानी कि वृक्क। तो वृक्कों द्वारा ये क्या कर दिया जाता है, निस्पंदित कर दिया जाता है, छान दिया जाता है, और इसके बाद में इसको उत्सर्जन कर देते हैं। और इसका जो मूल उदाहरण आता है वो आता है स्तनधारी जीव, स्तनधारी, समस्त स्तनधारी जीव। तो इसमें स्तनधारी जीव, अब स्तनधारी जीव में क्या आते हैं, जिनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मानव, मनुष्य स्तनधारी जीव में आता है। कुछ जीव जंतु हैं जो शिशु उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, तो वो भी सभी स्तनधारी जीव में आते हैं। और स्तनधारी जीव जो होते हैं वो किस में आते हैं, यूरियोटेलिक में आते हैं। तीसरा है यूरिकोटेलिक, तीसरा है यूरिकोटेलिक। अब यहाँ पे यूरिकोटेलिक शब्द है ना, इसका मतलब क्या है, यूरिक अम्ल। यूरिकोटेलिक, टेलिक का मतलब होगा उत्सर्जन करने वाले, और यूरिक का मतलब होगा, यूरिको का मतलब होगा यूरिक अम्ल। ऐसे जीव जो उत्सर्जन क्रिया के दौरान यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है जिनके द्वारा, उसको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। ये जीव क्या करते हैं, ये जीव अमोनिया को किसमें बदलते हैं, यूरिक अम्ल में। ये जीव अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदलते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने की जो बात है वो सबसे बड़ी है कि यूरिकोटेलिक में भी जीवों को कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित जो अमोनिया था, उस अमोनिया का उत्सर्जन करने के बाद में यकृत इसको किस में परिवर्तित कर रहा था, यूरिया में। यूरिया और यूरिक अम्ल दोनों अलग होते हैं, तो यहां से यकृत के द्वारा यूरिया में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यूरिकोटेलिक यानी कि वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं
यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। ये जीव अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इन जीवों की जो कंडीशंस होती है, ये इनमें एक प्रक्रिया पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत मानव, उदाहरण के लिए पक्षी, सरीसृप और कीट ये इसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, गोलिकाओं के रूप में, यानी गोलिका का मतलब होता है बीट के रूप में, ऐसी गोलिकाएं या बीट के रूप में अपना उत्सर्जन करते हैं। तरल रूप इनका नहीं होता, यानी कि मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया इनमें नहीं पाई जाती। तो ये 3 प्रकार से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ये स्टूडेंट्स में फिर बता दूं एक बार, उत्सर्जन किसे कहते हैं? जीवों द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थों को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन तंत्र क्या कहा जाता है? उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंग उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से जीवों में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है, इनमें बिलिरुबिन, पसीना, मलमूत्र, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। लेकिन मुख्य रूप से नाइट्रोजन अपशिष्ट का उत्सर्जन होता है, जिसको नाइट्रोजन अपशिष्ट को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अमोनोटैलिक, दूसरा है यूरियोटैलिक, तीसरा है यूरिकोटैलिक। इसके बाद में आता है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव के उत्सर्जन तंत्र की यदि बात की जाए तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, स्टूडेंट्स, मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से जो वृक्क होते हैं, हम देख सकते हैं डायग्राम में, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क है, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। यानी कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में, मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें एक जोड़ी क्या होते हैं? वृक्क, यानी कि किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक होता है मूत्रमार्ग। इन सबका अपना अपना अलग कार्य होता है, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है वृक्क। यानी कि मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र में मुख्य रूप से शरीर के तरल पदार्थों को एकत्रित कर उनका निष्कासन करने का, शरीर में जितने भी तरल पदार्थ होते हैं जीवों के द्वारा जो ग्रहण कर लिए जाते हैं भोज्य पदार्थों के माध्यम से, उन पदार्थों को कोशिकाओं में रुधिर के माध्यम से किडनी के अंतर्गत यानी वृक्क के अंतर्गत पहुंचाया जाता है। इस तंत्र में 2 वृक्क, एक मूत्राशय, 2 मूत्रवाहिनियां व एक मूत्रमार्ग होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनके बाद में सबसे पहला आता है वृक्क के बारे में, यानी कि वृक्क। स्टूडेंट, ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र में हम देख सकते हैं एक जोड़ी वृक्क है, इन वृक्कों से मूत्रवाहिनियां जुड़ी हुई हैं, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी हो गई, एक मूत्राशय हो गया और ये मूत्रमार्ग हो गया। तो ये इनके अंतर्गत है। इनमें मनुष्य का जो वृक्क होता है, ये वृक्क का जो आकार होता है ये सेम के दाने के आकार का होता है, सेम के आकार का, सेम के दाने के आकार का होता है। यह मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है और शरीर में करीब 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। 75% से 80% तक तरल अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करता है, बाहर निकालता है। मानव के वृक्क के अंतर्गत ये सेम के आकार का होता है और ये गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है? गहरे भूरे रंग के होते हैं। वृक्क में ये वृक्क शिराएं और वृक्क धमनियां होती हैं जिनके माध्यम से रुधिर इनमें आता है और आने के उपरांत यहां से रुधिर का फिल्ट्रेशन होता है। इसमें वृक्क में वृक्काणु होते हैं। वृक्कों के अंतर्गत कई लाख वृक्काणु पाए जाते हैं, एवरेज 10 लाख के समथिंग वृक्काणु इन वृक्कों में स्थित होते हैं, जिनका कार्य होता है फिल्ट्रेशन करने का, यानी कि
फिल्टर करना, निष्पंदन करने का ये कार्य करते हैं। ये उदर गुहा में पीठ की ओर कहाँ स्थित होते हैं? उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के बाएं व दाएं भाग में स्थित होते हैं, बाएं व दाएं भाग में स्थित होते हैं। उधर को हमें पीठ की ओर, यानी कि अपना ये वाला भाग पीछे की तरफ कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। इसके दोनों तरफ दाएं और बाएं यानी दोनों भागों में ये स्थित होते हैं। इस तरीके से दोनों ओर स्थित होते हैं। इनके वृक्क के मध्य सतह पर एक खांच होती है। ये जो मध्य सतह है ये मध्य भाग है, यानी कि वृक्क का इस तरीके से भाग होता है। तो ये जो भाग है ये इसका हाइलम कहलाता है। मध्य भाग क्या कहलाता है? इसका हाइलम कहलाता है। मध्य भाग पर एक खांच होती है, इसे हाइलम कहते हैं, अर्थात ये हाइलम कहलाती है। मध्य भाग इसका हाइलम कहलाता है। मूत्र नलिका, तंत्रिका और रक्त वाहिनियां, मूत्र नलिका, तंत्रिका और रक्त वाहिनियां इसी हाइलम में होकर प्रवेश करती हैं। यानी कि इस हाइलम का कार्य क्या होता है? शरीर से जितना भी रुधिर होता है वो रुधिर इस वृक्क के अंतर्गत आता है। वृक्क में फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद वृक्काणु के माध्यम से मूत्र वाहिनी में चला जाता है। यहाँ से इकट्ठा होकर मूत्राशय में आता है और मूत्राशय के द्वारा जो मानव के मस्तिष्क की तंत्रिकाएं होती है, मानव को आगे आवेग प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से मूत्र को उत्सर्जन करने की प्रक्रिया पाई जाती है। हाइलम के भीतरी भाग में कीट के आकार की वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। इसका जो हाइलम का जो भाग है ये इसके बिल्कुल बीच भाग में यहाँ कीट के आकार की एक वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है। इस वृक्कीय श्रोणी को क्या बोलते हैं? वृक्कीय श्रोणी भी कह सकते हैं या पेल्विस भी कहा जाता है। यहां देखें डियर स्टूडेंट, डायग्राम में मैं फिर एक बार बता रहा हूं। मनुष्य का वृक्क गहरे भूरे रंग का होता है, पॉइंट से समझेंगे। नंबर एक बात, सेम के दाने का आकार का होता है। मानव के शरीर का लगभग 75% से 80% तरल अपशिष्टों को ये बाहर निकालने का कार्य करता है। और ये स्थित कहाँ होता है? अपनी जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे, आमाशय वाला ये भाग इसके ठीक नीचे, आमाशय के नीचे कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी कशेरुक दंड के दाएं व बाएं दोनों भागों में स्थित होते हैं। इन वृक्कों में आंतरिक भाग पर एक खांच पाई जाती है जो हाइलम कहलाती है। हाइलम में होकर मूत्र नलिका, तंत्रिका, रक्त वाहिनियां प्रवाहित होती हैं। ये अपना रुधिर वगैरह लाने का काम करती हैं और शरीर को पहुंचाने का काम करती हैं। शरीर में अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थों को ये यहाँ से मूत्राशय में मूत्र वाहिनियों के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से जो पाई जाने वाली जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक अंदर एक वृक्कीय श्रोणी पाई जाती है, एक खांच होती है जो वृक्कीय श्रोणी या पेल्विस कहलाती है। प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग वल्कुट कहलाता है। इसका ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला बाहरी भाग जो होता है ये इसका वल्कुट कहलाता है। और इसका आंतरिक भाग जो है ये क्या कहलाता है? मध्यांश कहलाता है, अर्थात कॉर्टेक्स में बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स। और ऊपर वाला भाग मेडुला होता है। अब बात आती है मानव के अंतर्गत मूत्र वाहिनी की। दूसरा जो, अब पहला ये हो गया अपना वृक्क हो गया, वृक्क के बाद में आती है मूत्र वाहिनी। और डियर स्टूडेंट, मूत्र वाहिनी का कार्य होता है वृक्क द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थों को, वृक्क द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थों को कहां लाने का कार्य करती है? ये मूत्राशय में। अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ कहां आते हैं? मूत्राशय के अंतर्गत आते हैं। तो ये मूत्र वाहिनी का कार्य होता है। फिर आता है मूत्राशय। अगला जो इसी में मूत्र वाहिनी हो गई मूत्राशय। इसके बाद में आता है मूत्राशय। और मूत्राशय जो होता है मानव उत्सर्जन का एक पेशीय संकुचनशील अंग होता है। ये कैसा होता है? पेशीय संकुचनशील अंग होता है। पेशीय संकुचनशील अंग होता है।
मनुष्य के अंतर्गत ये मूत्राशय, जिसके अंतर्गत मूत्र का क्या होता है, यहाँ पे मूत्र का भंडारण होता है, मूत्र का भंडारण होता है। पर्याप्त मात्रा में जब इसमें मूत्र जमा हो जाता है होने पर तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है और यह संदेश मूत्राशय की पेशियों को संकुचित व संतुलन करता है, इसे मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पेशी संकुचनशील अंग होता है। पेशी संकुचन जिस तरीके से मानव के शरीर के अंतर्गत, तो ये जैसे ही इसका हमारे मूत्राशय के अंतर्गत भंडारण होता है तो भंडारण होने के बाद में ये मानव के शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, यानी कि आगे पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये क्या करता है, ऐच्छिक सूचना देता है, ऐच्छिक संवेदना या सूचना। ऐच्छिक सूचना क्या होती है कि इसमें जैसे मूत्र का भंडारण हो जाता है मूत्राशय के अंतर्गत डियर स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, एक तरीके से दाब लगता है और मूत्र का भंडारण होने के उपरांत ना इसकी जो सूचना होती है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो मूल पार्ट होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है मानव का मस्तिष्क। तो इसकी सूचना कहाँ जाएगी, हमारे मस्तिष्क को जाएगी, हमें संवेदना प्राप्त होती है कि हम मूत्र उत्सर्जन करना चाहिए और ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐच्छिक संवेदना के माध्यम से मूत्र को उत्सर्जित कर दिया जाता है। किसके माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मानव का उत्सर्जन तंत्र। इस मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत इसका जो एक पार्ट है मूल रूप से इन वृक्कों के अंतर्गत और पाए जाते हैं, कई लाख वृक्काणु पाए जाते हैं और ये जो वृक्काणु होते हैं, अब प्रश्न उठता है कि नेफ्रॉन या वृक्काणु, इसी में होते हैं नेफ्रॉन, इन्हीं को बोलते हैं हम वृक्काणु। तो नेफ्रॉन या वृक्काणु में पाए जाते हैं लाखों की संख्या में। तो ये जो नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं, इनकी संरचना कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर के वृक्क का निर्माण होता है, जिनको नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है। इसमें अगर हम वृक्काणु की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, वृक्काणु का जो निर्माण होता है इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये जो भाग है यहां से इस तरीके से तो ये भाग पाया जाता है। ये ऐसे समझने से ये वृक्काणु या नेफ्रॉन है, वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना ये बोली जाती है। इसमें संग्राहक वाहिनी, इनके द्वारा मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है बनावट क्रिया में। तो नेफ्रॉन जो होता है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है। नेफ्रॉन कितने भागों में विभाजित होता है, इसके दो भाग होते हैं, बोमन संपुट, एक भाग तो होता है इसका बोमन संपुट और दूसरा भाग होता है इसमें वृक्क नलिका, वृक्क नलिका। तो हम लोग देखेंगे इसमें ये इसमें बोमन संपुट वाला भाग है, बोमन संपुट, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और इसमें अभ्यवाही धमनियां और ये होती है अपवाही धमनियां। ये इसका जो हो जाता है वो होता है हेनले लूप, हेनले लूप। और इसी में ये इधर से समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है। और अवरोही भुजा और आरोही भुजा, ये इसमें अवरोही भुजा और ये इसकी होगी
आरोही भुजा। तो ये डियर स्टूडेंट्स नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन के अंतर्गत एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है। नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना ये कप के आकार की एक रचना होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ऐसे ग्लोमेरुलस इसके अंतर्गत एक संग्राहक वाहिनी पाई जाती है और ये संग्राहक वाहिनी जो होती है उत्सर्जित मूत्र को मूत्राशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये जो वाहिनी पूरी होती है ये मूत्राशय से संग्राहक वाहिनी ये होती है। तो ये संग्राहक वाहिनी जो होती है ये मूत्राशय से जोड़ने का कार्य करती है, मूत्राशय से जुड़ती है, संग्राहक वाहिनी जोड़ने का कार्य करती है। वोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका वृक्क नलिका कहलाती है। उसके बाद में यहाँ से जो मध्य भाग में जुड़ती है वो हेनले का पास होता है। ये जो भाग है इसका मध्य भाग यहाँ से वो हेनले पास होता है, इसके मध्य भाग में हेनले का पास होता है। संग्राहक वाहिनी के साथ ये हेनले पास जुड़ता है तथा मूत्र का निर्माण 3 चरणों में पूरा होता है, गुच्छीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण कार्य। तो मूत्र का निर्माण 3 भागों में होता है। नंबर 1 होता है गुच्छीय निस्यंदन, दूसरा है पुनः अवशोषण और तीसरा है श्रावण कार्य यानी कि उत्सर्जन कार्य, श्रावण कार्य। तो डियर स्टूडेंट्स मानव के वृक्क के अंतर्गत अभिवाही धमनियां पाई जाती हैं और अपवाही धमनियां, ये अभिवाही धमनी और एक अपवाही धमनियां पाई जाती हैं जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। अभिवाही धमनियां इनका कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना। अभिवाही धमनियों का कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करने का। इनके द्वारा प्रति मिनट करीब 1000 से 1200 ml का रक्त निस्पंदन होता है। इनके द्वारा कितना होता है? 1000 से 1200 ml। ध्यान रखने की बात है कि क्या है? प्रति मिनट। यानी कि हमारे शरीर में लगभग 1000 से 1200 ml रक्त का जो फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिल्ट्रेशन करने का जो कार्य करते हैं वृक्काणु में, तो ये भाग इसका वृक्काणु का भाग करता है। वृक्क के अंतर्गत यानी वृक्क में लगभग 1000 से 1200 ml प्रति मिनट रुधिर का शुद्धिकरण किया जाता है। चक्र बनता है इसका और फिर ये धीरे धीरे चलता रहता है पूरे शरीर के अंतर्गत। इसमें यही रक्त में से ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, तो ये रक्त में से किसको निकालती है? ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया, ये सब क्या है? मानव के शरीर में एक अपशिष्ट का कार्य करते हैं। जब अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो इन सब का निस्पंदन करने का कार्य इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। तो बोमन संपुट में ये सब एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ से संग्राहक वाहिनी को पहुंचा दिए जाते हैं। संग्राहक वाहिनी मनुष्य की किडनी में ले जाती है, किडनी वाले भाग से यूरिक मूत्र वाहिनी में आता है, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय होते हुए मूत्र मार्ग को पहुंचा दिया जाता है। उत्सर्जन में जो मुख्य रूप से प्रयुक्त जो अंग थे, इनमें प्रयुक्त अंगों में अगर हम बात करें तो वृक्क के अलावा फेफड़े भी होते हैं, त्वचा भी होती है, यकृत भी होते हैं। इनमें उत्सर्जित अंगों में फेफड़े, इसके अलावा त्वचा, यकृत आदि होते हैं। इनमें फेफड़ों के माध्यम से CO2 का निष्कासन होता है, यकृत के माध्यम से बिलिरुबिन, विटामिन और स्टेरॉयड हार्मोन, इनका निष्कासन होता है। और त्वचा के माध्यम से नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल, आदि का निष्कासन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार रिवाइज करके बता रहा हूं यहां से फिर से दोबारा से। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को, मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, इस उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक जोड़ी मूत्र वाहिनी पाई जाती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं में मनुष्य के द्वारा जितने भी पदार्थों को सेवन किया जाता है, तो खाने पीने के उपरांत उन पदार्थों में ऐसा नहीं वो सभी पदार्थ हमारे लिए एनर्जी लाभदायक होते हैं। उनमें जो भी कार्य होता है लाभदायक कंडीशन को शरीर ग्रहण कर लेता है और हानिकारक पदार्थों को शरीर उत्सर्जित कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में शरीर के द्वारा मानव के शरीर में रुधिर के माध्यम से इनका फिल्ट्रेशन, रुधिर आता है सीधा
किडनी इनका फिल्ट्रेशन करने का कार्य करती है। मानव का जो वृक्क होता है, वृक्क के बारे में मैंने आप लोगों को बताया अभी कि वृक्क एक सेम के दाने के समान होता है। मुख्य रूप से 75 से 80% पदार्थों का उत्सर्जन करने का कार्य करता है। इसमें से जितना भी उत्सर्जित पदार्थ होता है उत्सर्जन के रूप में मूत्रवाहिनियों के माध्यम से मूत्राशय में आ जाते हैं, मूत्राशय से मूत्रमार्ग में चला जाता है। मूत्राशय के अंतर्गत जो भी पदार्थ पाए जाते हैं मूत्राशय में ये इकट्ठा होने के बाद में ये हमारे केंद्रीय तंत्र को सूचनाएं देते हैं। सूचना देने के बाद में मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। बात आती है मानव के वृक्क की, तो वृक्क की जो कंडीशन होती है, वृक्क में हाइलम वाला भाग होता है जहाँ से तंत्रिकाएं आती है विभिन्न प्रकार की, और ये तंत्रिकाएं मानव के हृदय को निष्पंदन करने का कार्य करती है। इसमें वृक्क में कई लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। एवरेज में बता रहा था कि कम से कम कई लाख का मतलब एवरेज कम से कम 10 लाख के समथिंग नेफ्रॉन की रचना पाई जाती है। नेफ्रॉन हम लोग देख रहे हैं, नेफ्रॉन में संग्राहवाहिनी होती है, यह हेलमेट लूप लगाया हुआ है, आगे कप के नुमा प्याले नुमा संरचना होती है जिसको ब्रोमोसंपट वाला भाग कहा गया है। यहाँ से आगे इसमें गुच्छ पाया जाता है जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसमें अविवाही धमनियां और अपवाही धमनियां पाई जाती हैं। अवरोही भुजाएं ऊपर से नीचे की ओर और आरोही भुजाएं नीचे से ऊपर की ओर आती है। इसमें अविवाही धमनियां जो होती हैं इनका कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करने का, जो हमारे शरीर में लगभग एवरेजन 1000 से 1200 ml प्रति मिनट रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य करती है। मानव के शरीर में विभिन्न प्रकार के ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, यूरिया ये सभी एक उत्सर्जित पदार्थ का रूपांतरण होते हैं। मुख्य रूप से मूत्र का निर्माण गुच्छे निस्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण कार्य के माध्यम से होता है। गुच्छे निस्पंदन यानी कि यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद में यहाँ से हृदय को संग्राहक के द्वारा उनमें पहुंचा दिया जाता है। पुनः अवशोषण का मतलब होता है जो 1000 ml से 1200 ml जो रक्त लिया है उसमें पूरा अवसर्जन नहीं होता। एवरेजन माना हमने 1000 ml या 1 किलोग्राम किसी वस्तु का उपयोग किया तो उसमें 950 ग्राम हमारे उपयोग की काम में आए, उसके अलावा 50 ml का हमने एक तरीके से अपशिष्ट उत्सर्जन देखा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ से क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है, दोबारा से फिर ये उधर फिल्ट्रेट हो गया फिर आ जाता है दोबारा। तो फिल्ट्रेशन चलता रहता है और उसके बाद में जितना अपशिष्ट शेष बचता है उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। इनके अलावा अन्य उत्सर्जी अंगों की बात की जाए तो मानव के शरीर में अन्य उत्सर्जी अंगों में फेफड़े भी पाए जाते हैं, त्वचा भी होती है और यकृत भी होते हैं। फेफड़ों के माध्यम से जो उत्सर्जन होता है शरीर के अंतर्गत वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है। हमने मानव के श्वसन तंत्र में पढ़ा कि हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के माध्यम से निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरा, त्वचा के माध्यम से जिन पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन के रूप में वो होता है नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल। ये हमारे पसीने के माध्यम से हमारी त्वचा से निष्कासित होते हैं। इनके बाद में बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, विटामिन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, इनका जो निष्कासन एक जो उत्सर्जन करने का जो कार्य करता है वो करता है यकृत। इनके बाद में अपना जो डियर स्टूडेंट्स अगर ये यहाँ तक अपना पूरा मानव का उत्सर्जन तंत्र मैंने आज आप लोगों को कराया, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे का अगला जो तंत्र है वो हम जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, वो करेंगे कल। धन्यवाद।